कंपटीशन कहीं ना कहीं ग्लोबल हो गया। जब से कोविड आया मेरे हिसाब से लोगों ने ना इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देख लिया ना नेटफ्लिक्स पे हर जगह, तो वो टेस्ट लोगों को ना लहू मुँह लग गया, सबको ना तो भारी भारी टेस्ट लग गया और अब वो लोग को मीडियोकर कंटेंट इसलिए लोगों को जमता नहीं है। पहले कैसा था कि CTR लेके आ गए, वॉच टाइम लेके आ गए, लोगों को हुक करके रखा है कि आगे बताऊंगा, और फिर आगे उनको चुना लगा दिया बोल के कि नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा है, तो चल जाता था एज लॉन्ग एज क्लिक कर दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी YouTube सर्वेज रोल आउट करता है, तो अगर उसने डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, या 5 स्टार के स्केल में उसने 2 स्टार दे दिया, 1 स्टार, तो आपका चैनल ज्यादा लोग को रेकमेंड नहीं होगा। सो कोई भी यूट्यूबर का हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक स्टोरी स्ट्राइक होती है, मतलब उसके बारे में उसकी एक पूरी यूनिक पर्सनालिटी सामने आती है। बट नोटिस करना, जो क्रिएटर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होगी, एंगेजिंग होगी और इंटरेस्टिंग होगी, वो क्रिएटर हमारे दिमाग में एक अलग ही जगह बना लेता है। तो आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए एज अ क्रिएटर। थंबनेल से रिलेटेड कुछ ऐसा 3-4 चीज़ें बता सकते हो जो थंबनेल में तुमने नोटिस किया पैटर्न्स में चलता है? अच्छा, तुमको ऐसा लगता है यूट्यूब जानबूझ के रोकता भी है एक टाइम पे? ऐसा तुमको लगता है कि वो लोग यूट्यूब रोकेगा जब आप गौरव भाई, वेलकम टू DBC बैक। वेलकम बैक, एक्चुअली सेकंड टाइम हो रहा है हमारा। पता नहीं आप लोगों ने फर्स्ट वाला देखा था कि नहीं, आप लोग जरूर जाके देख लेना, उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गौरव भाई, अभी मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम नहीं पूछा था। आपकी सबसे बिगेस्ट या प्राउडेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक की? सबसे बिगेस्ट और प्राउडेस्ट अचीवमेंट की अगर बात करूं तो आई थिंक लाइक साइंस जॉनरा में मैंने जो टाइप के कंटेंट बनाए हैं और मैंने लोगों का जो साइंस में इंटरेस्ट जनरेट किया, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि लाइक साइंस पे लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे। मतलब कुछ ऑडियंस थी जो हार्डकोर थे, मतलब जो अट्रैक्टेड थे, जो जिनके इंटरेस्ट में था वो हार्डकोर थे, वेरी एक्सट्रीमली पैशनेट। बट देन कुछ ऑडियंस थी जो कि जनरल ऑडियंस थी, उनके दिमाग में ये बैरियर था कि साइंस मतलब समथिंग दैट इज आउटसाइड आवर इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से ही सेग्रीगेट कर देता है, राइट? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो साइंस पढ़ के अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को डिटेल में समझ सकता हूँ, और आज के टाइम पे क्या कहते हैं, नॉलेज इज द रियल करेंसी, राइट? तो अगर मैं नॉलेज ले सकता हूँ और वो चीज़ को डिटेल में समझ सकता हूँ और कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड रिलेशंस बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ह्यूज एडवांटेज होगा ओवर समबडी एल्स जो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है। तो आज के टाइम पे अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, दे आर लाइक पॉलीमैथ्स और दे हैव पॉलीमैथिक एबिलिटीज। सो टॉप 10 जो भी CEOs है, दे आर ऑल पॉलीमैथ्स। इलॉन मस्क को ले लो फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स जो कि अपने टाइम के बहुत बड़े नाम थे, अभी भी लोग उनको बहुत मानते, दे वर ऑल पॉलीमैथ्स। ऐसा नहीं था कि वो स्पेशलाइजेशन में बिलीव करते थे, दे वर ऑलवेज अबाउट जनरलाइजेशन। तो मेरा मानना क्या है कि जब आपकी एक साइंटिफिक सोच आ जाती है ना, आप अपनी क्यूरियोसिटी को अनलॉक कर देते हो और आप हर डोमेन में से नॉलेज एक्वायर करते हो और आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने लगते हो। और एक बार जब आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने लगते हो तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और वहाँ से इंसान नेचुरली सक्सेसफुल होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पॉलीमैथ वाली चीज़ बहुत सही बोली आपने भाई। एक और चीज़ थी कि आपने साइंस में आप बहुत फाड़ कर रहे हो, बहुत वेरी नाइस। आप कितने चैनल अभी चल रहे हैं और कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, थोड़ा बहुत बताओ कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है? सो अभी फिलहाल 6 चैनल्स चल रहे हैं। ओके, 6 चैनल्स और कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स में भी हम वेंचर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, उसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी बहुत जल्दी आएगा सामने। बट इसके अलावा लाइक अगर मैं टोटल सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो आई थिंक इट वुड बी समवेयर क्लोज टू 2 crores सब मिला के, राइट? उसमें से मेजॉरिटी तो मेरे चैनल्स ही है, जो 2 मेरे चैनल्स जिसमें मैं अपीयर करता हूँ उसके ही 12 मिलियन हो जाते हैं। तो ऐसा है, और हम वो रूट में नहीं जा रहे, क्योंकि लास्ट वाले पॉडकास्ट में शायद मैंने बताया था कि हम और चैनल्स को एक्सपैंड करेंगे, तो हम 6 से मे बी लाइक 20, 25, 40 तक जाएंगे। बट देन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उस तरीके से स्केल करना ना बहुत रिसोर्स कंज्यूमिंग है, क्योंकि अभी तुम्हें भी मालूम होगा, लाइक यू ऑल्सो मैनेज अ चैनल, राइट, कि कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगता है। एडिटिंग, एडिटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, और सब में क्वालिटी पैरामीटर बना के रखना होता है, तो दैट इज़ वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट। तो इसको स्केल करना, मुझे लगता है कि जितना एफर्ट आप वहाँ पे डालोगे उससे कम एफर्ट में आप कहीं और जगह पे स्केल कर दोगे और ज़्यादा पैसे कमा लोगे। एग्जैक्टली, राइट। ये चीज़ तो मैंने भी, जैसे हमारे भी 2-3 चैनल्स है, एक जीशान शेख ये चैनल हो गया, एक सीकेन हो गया, एक सीकेन जिज्ञासा हो गया। कैसा होता है ना, हम बहुत सारे चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, हमें पता है हम कैसे करना पता है, बट वो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और वो
क्वालिटी नहीं निकल पाएगी क्योंकि घुसना पड़ता है। मैंने कोई भी चीज़ अच्छी क्वालिटी निकालना है तो उसमें घुसना पड़ता है। जीशान भाई, यहाँ पे मैं एक और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी के टाइम के हिसाब से तो पहले का यूट्यूब अलग था। पहले के यूट्यूब में कैसा था कि आप थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे भी करके दे दोगे ना, चलेगा, व्यूज आ जाएंगे। तो लोगों को बस सिर्फ टॉपिक से मतलब था, और एक एवरेज लेवल का भी आपने नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दे दिया, फाइन। लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। आज के टाइम पे अगर आप नहीं दोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स दे देंगे और लोग आपको देखेंगे ही नहीं। तो अगर आपको घुसना है तो गो ऑल इन, डैबलिंग नहीं चलेगा। अभी यू हैव टू गो फॉर लाइक परफेक्शन कंटेंट में। ये मैंने नोटिस किया है बिकॉज मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया है, 5.5 साल तो हो ही गए रहेंगे, 5.5-6 साल के अराउंड। तो मैंने ये ट्रांजिशन देखा कि पहले चल जाता था बट थोड़ा अभी ऐसा नहीं चलता। अभी क्या है कि आपके व्यूज ड्रॉप होने लग जाएंगे, लोग नीचे कमेंट्स में बोलेंगे भाई कुछ कंटेंट में मजा नहीं आया। हाँ। वरना पहले एवरेज कंटेंट को भी बोलते थे भाई क्या कंटेंट बना है। हाँ। कंपटीशन कहीं ना कहीं ग्लोबल हो गया जब से कोविड आया। मेरे हिसाब से लोगों ने ना इतना अच्छा कंटेंट देख लिया ना नेटफ्लिक्स पे हर जगह, तो वो टेस्ट लोगों को ना लहू मुँह लग गया, सबको ना तो भारी टेस्ट लग गया और अब वो लोग को मीडियोकर कंटेंट इसलिए लोगों को जमता नहीं है। अच्छा, ऐसी और भी क्या लेसन 5.5-6 साल में कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भाई आप और क्या लेसन देना चाहोगे? क्या चीज़ें चलती है, क्या चीज़ें नहीं चलती है, किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस नहीं करना चाहिए? जैसे एक लेसन तो आपने दे दिया ऑल इन घुसो, ऐसा डैबलिंग नहीं चलेगी, तो और ऐसे कुछ और लेसन्स बता सकते हो? सो अभी के हिसाब से लाइक अभी जैसा इकोसिस्टम बन गया है यूट्यूब का, मेरे हिसाब से लाइक व्यूअर सेटिस्फैक्शन यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। व्यूअर सेटिस्फैक्शन। पहले कैसा था कि CTR लेके आ गए, वॉच टाइम लेके आ गए, लोगों को हुक करके रखा है कि आगे बताऊंगा, और फिर आगे उनको चुना लगा दिया बोल के कि नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा है, तो चल जाता था एज लॉन्ग एज वॉच टाइम आ गया, एज लॉन्ग एज क्लिक कर दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी यूट्यूब सर्वेज रोल आउट करता है, तो सर्वे रोल आउट करता है तो उसमें पूछता है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इस चैनल के साथ, तो उसमें रेटिंग करना है उसको, अलग अलग एक्सप्रेशंस रहेंगे। तो अगर उसने डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, या 5 स्टार का रेटिंग के जगह पे उसने 5 स्टार के स्केल में उसने 2 स्टार दे दिया, 1 स्टार, तो आपका चैनल ज़्यादा लोग को रिकमेंड नहीं होगा। सेम थिंग गोज फॉर योर वीडियोज एज वेल। ये तो एक तरीका है यूट्यूब का अपने इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने का। ऐसे बहुत सारे लेवल्स पर यूट्यूब कोशिश कर रहा है कि व्यूअर सेटिस्फैक्शन ऑप्टिमाइज हो मेरे प्लेटफॉर्म में। तो आप जो भी करोगे एज अ क्रिएटर, आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि अभी किसी भी तरह का एल्गोरिदम हैक, एल्गोरिदम क्रैक नहीं चलता है। यू हैव टू डिलीवर एक्सेप्शनल वैल्यू। आपको मार्केट को सर्वे करना है कि दूसरे लोग क्या दे रहे हैं और आपको उनसे एक कदम आगे रहना है। ठीक है, तो ये माइंडसेट बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि स्टार्टिंग में आपको माइंडसेट लेवल पे काम करना है। राइट, टैक्टिक स्ट्रेटेजी बाद में आएगा। आपका माइंडसेट ही गलत है तो आप हर लाइक कंसिस्टेंटली सही डिसीजंस नहीं लोगे। राइट, तो वो माइंडसेट पहले बना देना है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि आज के तारीख में भी CTR इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो CTR पे आपको वर्क करना है। आपने अच्छा कंटेंट बनाया बट CTR क्लिक थ्रू रेट, आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है कि आज के टाइम पे जो ओवर सेंसेशनल टाइप का जो कंटेंट होता है ना, कि बहुत सेंसेशनलाइज किया गया है, पहले ये सब चल जाता था, आजकल इतना नहीं चलता। आजकल आपको मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बना रहे हो जो कि क्वालिटी में भी अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज सम बेस टू इट। पहले मुझे लगता है कि जब YouTube नया नया आया था तो लोग हर वो चीज़ पे क्लिक कर देते थे जो भी उनको लगता था कि इंटरेस्टिंग है। राइट, उनको ये नहीं मालूम था कि यार ये इसमें से आधे से ज़्यादा 90% वीडियोस क्लिक बेट होते हैं। तो वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ये क्लिक करके वो क्लिक करके तो व्यूज़ आ जाते थे वैसे थंबनेल्स में। बट अभी ऐसा मामला नहीं है। अभी क्या है, लोगों को मालूम है, ठीक है, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है क्योंकि उनके जो बैड एक्सपीरियंसेस है वो उसको इवॉल्व करा रहे हैं। तो व्यूअर रिटेंशन पे आपको फोकस करना है। सो CTR हो गया, व्यूअर रिटेंशन हो गया, और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हो गया। चौथी जो चीज़ है वो ये है, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको किसी तरह की ना एक मतलब आपको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, और कम्युनिटी बनाने के लिए आपको लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप से या अपने विजन से या अपने मिशन से कनेक्ट करना चाहिए, या एक कॉज से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो इसको इस तरीके से समझते हैं। सो कोई भी यूट्यूबर का हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक स्टोरी स्ट्राइक होती है, मतलब उसके बारे में उसकी एक पूरी यूनिक पर्सनालिटी सामने आती है। बट नोटिस करना, जो क्रिएटर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होगी, एंगेजिंग होगी और इंटरेस्टिंग होगी, वो क्रिएटर हमारे दिमाग में एक अलग ही जगह बना लेता है। वो नोटिस होता है, वो रिटेन होता है। और कोई क्रिएटर, जो कि ऐसे एवरेज क्रिएटर्स बहुत सारे हैं जो कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ, लेकिन उनकी कोई स्टोरी नहीं है। तो
आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए एज अ क्रिएटर। अगर आपको आज के इस भीड़ भाड़ वाले दौर में आपको सरवाइव करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी। और वो आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा यूनिक होगी, जितनी ज़्यादा लाइक एनकैप्सुलेटिंग होगी, मतलब लोगों को एकदम से हुक कर देगी कि ये भाई कुछ अलग कर रहा है और ये कुछ बड़ा कर रहा है, और भावनाओं को, जज्बातों के साथ जोड़ देगी। सबसे पहले तो आपके जज्बात जुड़ने चाहिए। यू कांट फेक दिस थिंग, राइट? जिस चीज़ में आप बिलीव नहीं कर सकते तो फिर आप कब तक करोगे? तो कहने का तब ये है कि ये वो जो यूनिक जो पोजिशनिंग है आपके और आपके पर्सनल ब्रांड की, आपके ब्रांड की, वो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर देगा और रिटेन कराएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्विश यादव। तो एल्विश यादव रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो गया। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा साइंटिफिक नज़रों से देखता हूँ चीज़ों को, बताओ ना। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे ना, हाँ। तो इसमें पता चलेगा कि अभी अगर देखोगे तो अभी एक काफ़ी ज़्यादा एक कल्चरल वेव आ रहा है। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आई थिंक लास्ट उसमें बोल दिया था कि 5 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। उसमें से एक है कि हमें अपने पुराने कल्चर की तरफ वापस जाना है। तो इसके वजह से एक हिंदुत्व वेव आ रहा है ओवरऑल हर जगह पे। तो अब ऑब्वियसली लोग ये मान्यताओं में बहुत बिलीव करते हैं और लोग इससे बहुत कनेक्टेड है, जज्बातों से कनेक्टेड है। नाउ यू हैव अ फेस जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिसाइज कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पूरा का पूरा वेव वहां पे आना है। लोग सारे would look up to him as a promoter or as a beacon of that ideology, right? तो बहुत सारी जो यंग जनरेशन थी इस वजह से कनेक्ट हो गई एल्विश यादव से, फॉर एग्जाम्पल। बट यू हैव टू डू इट इन द राइट वे। सो आई थिंक लाइक ये सारे कुछ हाई लेवल के गेम्स है, राइट? जो कि नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्राइक नहीं होता, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स का ये कि भाई अच्छा कंटेंट बनाएंगे, ठीक है भाई, अच्छा कंटेंट से होगा, लेकिन कंटेंट से आप वो नहीं बनोगे भाई। आपने ना मतलब बहुत डेप्थ में बहुत सारी बातें बोल दी जो मुझे लगता है शायद बहुत से लोग समझ भी ना पाए। ये जिस डेप्थ में तुमने बात बोली है ना, एकदम सिंपल भाषा में हम यही देखें ना कि हम स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, और स्टोरी कई बार लोगों की होती है, कई बार स्टोरी आपकी है, और अगर वो स्टोरी आपकी स्टोरी उनकी स्टोरी से मैच कर रही है तो हम, अब साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है ना, सिमिलैरिटीज अट्रैक्ट करती है। अगर आपको फुटबॉल पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, आप फुटबॉल के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, मतलब मैं अपने आप के लिए लड़ रहा हूँ काइंड ऑफ। सो और यहाँ पे एक मैं लाइन बोलूंगा, जैसे आई लाइक यू बिकॉज आई एम लाइक यू, राइट? सो लोग उस पर्सन में अपने आप को देखते हैं, और इसीलिए वो लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और वो काफ़ी अलग ही लेवल पे कनेक्शन आता है। और एक और तुमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली भाई, पहले यूट्यूब कुछ भी चल जाता था, लेकिन अब आपने जितनी भी चीज़ें बताई, CTR वैल्यू, वो यूट्यूब सर्वे करता है, ये सब चीज़ें एट द एंड यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, यूट्यूब और बहुत ज़्यादा बिजनेस जैसा बनने जा रहा है, अच्छा बिजनेस। अगर आपको अपना चैनल अच्छा करना है तो आपको ना, मेरे को लगता है बिजनेस सीखना चाहिए। अच्छा बिजनेस कैसे रन होता है? बिजनेस भी इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। जब आप कुछ अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट दे रहे हो तभी लोग उसके बदले आपको पैसा देंगे। सिमिलरली आपको भी अपने यूट्यूब चैनल को मेरे हिसाब से एक ब्रांड, एक बड़े बिजनेस की तरह सोचना चाहिए कि यार इसको मुझे 10 साल चलाना है, तो मुझे आज से ही भर भर के वैल्यू देनी पड़ेगी। और इसीलिए लोग वैल्यूबल लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा करता है। और क्या लगता है भाई, क्या गलतियाँ और आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से ना, लोग समय के हिसाब से इवॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है? देखो, जैसे तुमने कहा कि अप्रोच होना चाहिए बिजनेस का। हर कोई आर्टिस्ट अपने आप में एक बिजनेसमैन है, चाहे वो बिलीव करता है नहीं करता है, ही इज। बिकॉज बिजनेस का मतलब क्या होता है? वैल्यू एक्सचेंज, राइट? तो आपको लोग देख रहे हैं तो देयर इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन इज द करेंसी, और बदले में आप उनको जो चाहिए वो दे रहे हो। तो इट इज अ बिजनेस। तो आप अगर मानो कि नहीं, मैं तो भाई इंडिविजुअल क्रिएटर हूं, दैट इज रॉन्ग, राइट? यू आर अ बिजनेसमैन। अब सवाल ये आना चाहिए कि अब ये बिजनेस को स्केल कैसे करना है। अब स्केल करना एक बात होती है और सरवाइव करना एक बात होती है, ठीक है? जब दौर अच्छा चल रहा है तब आप जो करते आ रहे हो, आप वो करते करते भी स्केल कर सकते हो। बट जब दौर बदलता है तब आपको इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? और बहुत सारे लोग क्रिएटर्स क्या होते हैं ना, कि क्रिएटर्स लाइक ये हो जाते हैं, मतलब बहुत हुक हो जाते हैं कि मैं इस तरीके से काम करता हूं, राइट? मैं ये ऐसे ही करता हूं, मेरा फ्लो ये है, और जो टाइप का कंटेंट वो बनाते हैं वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले आपको ब्रेक करना होगा कि आपने कभी कैमरा के सामने नाचा नहीं है, नौबत आई तो आपको नाचना भी चाहिए।
अगर आपको और कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने का, ऑडियंस को बनाए रखने का, तो नौबत आई तो यू हैव टू डू दैट एज वेल। ये माइंडसेट होना चाहिए सर्वाइव करने का। सर्वाइवेबिलिटी इज ऑल अबाउट डूइंग द नास्टीएस्ट थिंग दैट यू कैन, दैट कैन हेल्प यू सर्वाइव। मतलब हम कभी रेगिस्तान में, अब बेयर ग्राइल्स का देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, राइट? तो उसको थोड़ी ना मस्त डेजर्ट में नींबू पानी मिलता है, कीड़े खा रहे हो तो। सेम इज विद यूट्यूब, राइट? तो ये जो माइंडसेट है मैं बहुत क्रिएटर्स में देखता हूँ कि वो चेंज ही नहीं करते। कुछ लोग मे बी लाइक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भाई मेरे को इतने पैसे आ रहे हैं, बस मेरे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब आपको उतना इनकम दे देता है कि आप काइंड ऑफ लाइक लेथार्जिक हो जाओ, राइट? कि आप आपके जो भी अरमान है, आपके जो भी गोल्स है, वो सब भूल जाओ आप। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है यूट्यूब जानबूझ के रोकता भी है एक टाइम पे? ऐसा तुमको लगता है कि वो लोग यूट्यूब रोकेगा जब आप समय के साथ इवॉल्व नहीं होगे। ओके। देखो, यूट्यूब के हिसाब से हमें सोचना है। यूट्यूब क्या चाहता है? यूट्यूब ये चाहता है कि लोग रिटेन हो यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म में। तो जब आप किसी दौर में अपना काम अच्छे से कर रहे थे, तब आप रिटेन करके रख पा रहे थे लोगों को, ठीक है? आप रिटेन करके रख पा रहे थे लोगों को। अभी आप वही सेम कंटेंट बना रहे हो, रिटेन नहीं हो पा रहा, तो यूट्यूब के नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो गई। तो यूट्यूब यूट्यूब आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। यूट्यूब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम कर देगा धीरे धीरे करके, राइट? सो हमें हमेशा ये भी एक माइंडसेट है कि हमें हमेशा ये सोचना है कि यूट्यूब को क्या चीज़ बेनिफिट करेगी। बिकॉज देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट? हम यूट्यूब के एंटी जाके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यूट्यूब हमें प्रमोट करे। तो हमें सेम पेज पे होना चाहिए। यस, अभी यूट्यूब क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए प्लेटफॉर्म में, वो रुके और एक बॉन्डिंग बने, कम्युनिटीज़ बने, राइट? इसके लिए यूट्यूब ने पिछले कुछ सालों में फेस कैम को भी पुश किया था, क्योंकि फेस से क्या होता है कि ज़्यादा चांस है कि कम्युनिटी बने, राइट? कि आदमी सामने आता है तो लोग कनेक्ट होते हैं उसके साथ। तो और अभी यूट्यूब ओरिजिनल क्रिएटर्स को ज़्यादा वो कर रहा है, वो क्रिएटर्स जो किसी कॉज को लेके आ रहे हैं, जिनकी एक अलग स्टोरी है। स्टोरी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है वो वापिस से बात आई, मेरे को बोलना भी था कि यार एक स्किल अगर आप सीखना चाहते हो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल आज के टाइम पे स्टोरी टेलिंग है, तो वो सीखो। कहीं चाहे बिजनेस हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, मुझे लगता है इंडिविजुअल लाइफ में भी अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ भी किसी को इन्फ्लुएंस करना है, स्टोरीज के थ्रू बात करते हो तो लोगों का इंटरेस्ट पीक होता है, तो वो चीज़ करो। एक और पॉइंट मैं वापिस से रखना चाहूँगा भाई, जो आपने बोला था ना कि हमें ये वक्त के साथ बदलना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, उसको हमें फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने एक और चीज़ फोकस किया था, यूनिक स्टोरी। वही यूनिक स्टोरी होना चाहिए, आपका एक कॉज होना चाहिए। मतलब ना इन दोनों के बीच का बैलेंस करना आना चाहिए। मैं दोनों थोड़ा सा अपोजिट है। एक तरफ पे हमें चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ में आपका एक कॉज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा इसमें ना कि आपका विजन एक होना चाहिए कि यार जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा विजन है कि मुझे इंडिया में रीडर्स ज़्यादा बनाना है। मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, उनके दिमाग खुलेगा, मेंटालिटी खुली। आपने बोला मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मेंटालिटी पूरी खुली क्योंकि बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, और मुझे लगता है मेरी मेंटालिटी चेंज हो सकती है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है, उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो मेरा तो कॉज ये है कि बुक्स को मुझे लेके चलना है। तो वो एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंट रहेगी, जिसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, एक चीज़। फिर उसको बुक्स को कैसे प्रमोट करना, ये चीज़ मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कि कैसे मे बी एनिमेशन ला रहा हूँ, मे बी मैं उसके अंदर म्यूजिक ला रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। एक पॉइंट पकड़ने का और फिर उस पर अडेप्टेबिलिटी उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। गौरव भाई, अभी राइट नाउ आप की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है? किस पे फोकस कर रहे हो, किस पे फोकस करने वाले हो? सो बेसिकली एज ऑफ नाउ हमारी जो कोर कंपनी है वो दो बेसिकली चीज़ों में है, दो ऑपरेशंस में है। एक तो हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। प्रोडक्शन में क्या क्या है? प्रोडक्शन में लाइक वही हम जो मल्टीपल चैनल्स रन करते हैं, ठीक है? 6 अभी 7th वाला भी चालू होने वाला है, विच इज़ अ म्यूजिक चैनल, ठीक है? Okay. उसका भी कंटेंट प्रोडक्शन ये सब चालू। ये आपने बोला था मेरे को शायद। यस यस। तो अभी उसका मतलब वो इस स्टेज पे है कि बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ओके। तो उसका शूट वगैरह सब कुछ हो चुका है, बट इट विल लॉन्च। तो टोटल मिला के 7 चैनल्स हो जाएंगे। ये प्रोडक्शन एस्पेक्ट है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, प्रोड्यूस, ये सब, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। मेन एफर्ट्स, एनर्जी इसमें ही जाती है प्रोडक्शन एस्पेक्ट में। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विंग है। ये तो बेसिकली जो स्पॉन्सर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द चैनल्स वी हैव एंड वी मैनेज 10 क्रिएटर्स। तो ये क्रिएटर्स और हम जो भी ब्रांड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट गोल ये होता है कि हम ब्रांड्स को, उनके प्रोडक्ट को समझे और फिर हम उसको सही तरीके से ऑडियंस के सामने लेके आए। सो वी हेल्प द ब्रांड्स टू आइडेंटिफाई द राइट क्रिएटर एंड देन फ्रॉम देयर एग्जीक्यूट द कैंपेन। सो ये जो 10 क्रिएटर्स है, ये हमारे खुद के इन हाउस हो गए, हमारे 6 चैनल्स हो गए। एंड देन देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स दैट जो भी ब्रांड बोलता है कि ये क्रिएटर चाहिए हमें, तो हम फिर उससे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करके हम उसको लेके आ जाते हैं फॉर द प्रमोशन। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग साइड हो गया। तो
दो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो ऐसे ही हो गए, एक हो गया एड्स, जो कि इसी से गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स कह लो, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तीसरा हो गया ब्रांड्स। तो ब्रांड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ब्रांड्स हो गया। इसके अलावा और क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कभी कभार हम प्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं, किसी का थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बट वो इतना मेन स्ट्रीम नहीं है, वो ऐसा है कि लेना है तो ले। कभी कभार हम ब्रांड से ही हम एडवर्टाइजमेंट के लिए चार्ज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको चाहिए कि हम उनके लिए एड्स बनाएं, ठीक है, तो उस एड्स में मैं अपीयर करूं या मैं नहीं अपीयर करूं, तो वो भी एक रेवेन्यू सोर्स हो जाता है। तो फिलहाल हमारे प्रोडक्शन के जो इकोसिस्टम में है ये अपॉर्चुनिटीज़ है। अब इसके अलावा एक चैनल है फाइनेंस रिलेटेड, तो वहाँ पे हमारा एक दूसरा गोल है, दैट इज़ टू क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ पीपल हु वांट फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड हमारा एक पूरा मतलब एक वो होता है ना कि अकाउंट ओपन कराओ एंड देन दैट हेल्प्स यू, लाइक अगर कोई भी आगे ट्रेड करता है तो ब्रोकरेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, आपको ब्रोकरेज आपको मिलता है, तो वो एक है। और फिर कोर्सेज हो गया, तो अकाउंट्स में भी लाइक वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड 2 कोर्सेज, अब तीसरे पे काम चालू है, तो वो भी कोर्सेज भी बहुत जल्दी, वो बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल के फाइनेंस कोर्सेज है ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। सो ट्रेडिंग के कोर्सेज है, तो ये अभी लॉन्च होगा, तो ये फाइनेंस साइड से। इसके अलावा एक और एक प्रोजेक्ट है जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है, तो वो अभी धीरे लॉन्च होगा, उसके बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगा। इंटरेस्टिंग भाई। पैटर्न की बात चल रही थी, थंबनेल से रिलेटेड कुछ ऐसा 3-4 चीज़ें बता सकते हो जो थंबनेल में तुमने नोटिस किया पैटर्न्स में चलता है? यार थंबनेल में ना हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, लाइक थंबनेल में, और यही फर्स्ट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल रखो, फर्स्ट चीज़। लेकिन सबसे पहले मैं मानता हूँ कि थंबनेल में ना सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है मार्केटिंग हुक, मतलब मार्केटिंग। सो थंबनेल इज़ नॉट, थंबनेल में ग्राफिक के स्किल्स बाद में लगते हैं, बट पहले आपके मार्केटिंग के स्किल्स लगते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉफ़ी है, ठीक है, इसके नाम पे मत जाओ, चायोस कंपनी कॉफ़ी है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल। अब 100 लोग हैं, 100 लोग को चाहिए चाय और 20 लोग को कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, और ये कॉफ़ी है, मैं इसमें लोगों को बता रहा हूं कि देखो मैंने कॉफ़ी बना दिया। अब वो 100 लोग के लिए ये प्रोडक्ट रिसेप्टिव, मतलब वो रिसेप्टिव नहीं है ना इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उनको कॉफ़ी चाहिए, समझ रहा हूँ। उनको सॉरी चाय चाहिए, ये कॉफ़ी है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई है बाहर, राइट, आपको वो दिखाना है जो लोगों को चाहिए, काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली। Right. तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर किस चीज़ की डिमांड है, राइट। तो वहाँ पे आपका पैटर्न रिकग्निशन सामने आता है, क्योंकि आपने इतने सारे थंबनेल्स बनाए। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम मैंने 1.5 साल पहले एक ऐसा थंबनेल बनाया था जिसमें ये इस एंगल से मैंने स्टोरी कम्युनिकेट की थी और उस पर बिलियंस में व्यूज़ आए थे। तो वो पैटर्न मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो ये एक चीज़ है कि सबसे पहले ये समझो कि थंबनेल इज़ नॉट अबाउट ग्राफिक, थंबनेल इज़ 80% मार्केटिंग, 80% आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए, साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी के क्या लो ह्यूमन को क्या हाँ, चाहिए। डिमांड, सिंपल डिमांड सप्लाई, हम्म, ठीक है। अगर लोगों को चाय चाहिए तो आप चाय एडवर्टाइज करो, आप कॉफी एडवर्टाइज मत करो, लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों को चाय चाहिए। आपको लग रहा है, आपको वहम हो रहा है कि मुझे तो कॉफी पसंद है, तो शायद लोगों को भी कॉफी पसंद होगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं ना, यूट्यूब का मतलब ही है यूट्यूब, कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपको जो बनाना है वो आप बनाओ, आपको जो थंबनेल रखना है वो बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आप यूट्यूब करते रहोगे तो आपकी ऑडियंस कोई होगी ही नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। That you is not you. Yes. That you is others. You. Yes, YouTube is others, right? वहाँ पे इसलिए, और once again connecting it with the original concept कि YouTube को as a business देखना चाहिए, because ultimately there are consumers of your content, right? So first concept ये है कि हमेशा marketing के perspective से सोचो, thumbnail को रिसर्च करो कि कौन से टाइप के thumbnails चले, क्यों चले, उन्होंने क्या क्या दिखाया, उन्होंने कैसे एडवर्टाइज किया। फिर बाद में सोचो कि लोगों को ये क्यों अपील किया, राइट, कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो डिमांड में है, और वो एलिमेंट्स को निकाल कर खुद अपना थंबनेल बनाओ क्रिएटिवली। सो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया, कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन को एकदम सिंपल बनाओ। यहां पे आई थिंक मिस्टर बीस्ट इज अ गुड आइडियल टू फॉलो। मिस्टर बीस्ट का थंबनेल एकदम सिंपल होता है, बहुत सिंपल रहता है, एक्सट्रीमली सिंपल, मतलब एक झलक में। सो यहां पे वंस अगेन आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट विद अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि ह्यूमंस को थिंकिंग ज्यादा पसंद नहीं है,
जितना ज्यादा हमें सोचना पड़ता है ना, उतना ज्यादा हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग थंबनेल्स बनाते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसमें पता नहीं ऐसे जैसे क्या, लाइक कुछ बहुत डीप मीनिंग है, और डीप मीनिंग को अगर आपने समझा तो आप जाके वो क्लिक करोगे उस वीडियो में. नहीं करना. कोई नहीं समझने वाला वो डीप, किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे इतने लबाबदार चीजें थंबनेल्स है कि वो लोग रहा ना जाए क्लिक किए बिना. तो आपको एकदम सिंपल स्टोरी टेलिंग करना है. आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने ये पता लगा लिया कि भाई कॉफी बिक रहा है, तो आपको बड़े अक्षरों में एकदम मस्त कॉफी बीन्स दिखाना है, विजुअल. सो इमेजेस स्पीक more than 1,000 words. An image speaks more than 1,000 words. ठीक है, अगर मैं कॉफी लिख रहा हूं, नहीं, आप कॉफी दिखा दो, कुछ ऐसा इमेज दिखाओ जिससे कि लाइक लोग जो कॉफी चाहिए वो अट्रैक्ट हो उनको. तो सिंपल बनाना बहुत जरूरी है. सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर. लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. कुछ लोग हैं एक थंबनेल में 2 स्टोरी चला देते हैं. ठीक है, मतलब थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा है ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, क्या है ये. नहीं, एक ही स्टोरी होना चाहिए. कभी भी स्टोरी कॉन्ट्राडिक्टरी या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. एक ही स्टोरी होना चाहिए, और उसमें कॉन्ट्रास्ट है, चलेगा. वो एक ही स्टोरी में क्यूरियोसिटी है, में कुछ मिस्ट्री है, चलेगा. लेकिन 2 अलग अलग स्टोरी नहीं होने चाहिए, वो कंफ्यूज करते हैं ऑडियंस को. ठीक है. तीसरा फैक्ट है, साइकोलॉजिकल हुक्स यूज करो. साइकोलॉजिकल हुक्स मतलब जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया. तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे तुम एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल चलाते हो, सो सेल्फ इंप्रूवमेंट में ये बहुत अच्छे से काम करता है कि हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाया. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर आफ्टर. ठीक है, बिफोर रीडिंग बुक्स, आफ्टर रीडिंग बुक्स, बिफोर लर्निंग अबाउट फाइनेंस, आफ्टर लर्निंग अबाउट फाइनेंस, बिफोर नोइंग दिस ट्रूथ, आफ्टर नोइंग दिस ट्रूथ. ठीक है, लाइफ चेंज. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट नेचुरली लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है. सो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ एक काम है. सो यू वांट ट्राई कि वो क्या काम होगा? सिर्फ एक काम, सर्वाइव करना. तो एक थोड़ा सा, हाँ, मतलब एक दूर दृष्टि वाला काम बता दिया, बट एक एकदम इमीडिएट काम क्या है? सो हमारे दिमाग का जो काम है, दैट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू आइडेंटिफाई चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ चेंज. क्यों? क्योंकि अभी यहां पे देखो, ये रूम में सब कुछ सही चल रहा है. ठीक है, हम सिक्योर फील कर रहे हैं. अब अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कि बदलाव क्रिएट कर लेती है. मतलब ये जो स्टेट ऑफ सर्टेनिटी है, इसको ब्रेक कर देती है किसी ना किसी तरीके से, राइट? तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा उस चीज को परसीव करेगा. किसी भी तरह का चेंज है, लाइक पैटर्न ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न, उसको नोटिस करना हमारे दिमाग का काम है प्राइमरी बेसिस पर. बिकॉज जो पैटर्न चल रहा है, जैसा चल रहा है, तो दैट मीन्स कि वी आर स्टेबल, वी आर सिक्योर, ताकि सर्वाइव. यस, वो लॉन्ग टर्म का उसका काम हो गया. बट इमीडिएट लेवल पे काम उसका यही है कि हाँ, यहाँ पे भी जैसे कुछ, हाँ, राइट, मिक्स में नहीं, कोई बुक में पढ़ा है, राइट? एग्जैक्टली. सो ये ब्रेन कर ही रहा है ताकि सर्वाइव कर सके, कुछ राइट, जिंदा रहे, मर ना जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदा रहना. एग्जैक्टली. और वो ब्रेन कैसे परसीव करेगा? वो ब्रेन परसीव करेगा जब उसको चेंजेस इन पैटर्न दिखेंगे कि अरे यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, राइट? ये राइट वैसा. अब यहाँ पे समझो कि कोई बड़ा सा आवाज आया धूम करके, तो हम सबकी फट जाएगी, भाई क्या हो रहा है, राइट? सब छोड़ देंगे, राइट? एग्जैक्टली. या फिर कोई भागो और दंगे हो गए, भूकंप आ गया, तो हम लोग ये पॉडकास्ट क्या भाड़ में भागते. एग्जैक्टली. सो वो कितना बड़ा चेंज इन पैटर्न है, उसके बेसिस पे सिग्निफाई करता है. तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट वो चेंज इन जो पैटर्न है उसको हाईलाइट करता है. तो हम देख रहे हैं ये चीज, ये और ये अलग चेंज हो गया. ठीक है, सिंपल. और वो चीज हर लेवल पे काम करती है, हमें उसको एकदम डीप साइकोलॉजी से जोड़ने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ने ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, नीचे व्हाइट कलर का पहना है, जैसे कलर कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंख जाती है, क्या पहना.
तो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं कलर थियरी में भी ना कॉन्ट्रास्ट यूज करने बोलते हैं कलर्स के लिए भी। टू गेन अटेंशन। कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्रास्ट, तो जैसे रिच पुअर दिखाया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है विजुअल्स का कॉन्ट्रास्ट, लाइक एक चीज दिखने में सर्टन वे दिखती है और दूसरी उसकी एकदम ऑपोजिट दिख रही है। कलर्स का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, इमोशंस का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, राइट, कि एक तरफ सैड है एक तरफ खुश है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट आप यूज करते हो तो दैट प्लेज अ वेरी गुड रोल। ये सब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी थंबनेल में ना कई बार थंबनेल बनाने के लिए बोलता हूँ, मैं यही सब बोलता हूँ, ये करो ऐसा करो कॉन्ट्रास्ट। मैं तुमने उसको नाम दे दिया वही कॉन्ट्रास्ट, मैं इसको कंपैरिजन बोलता हूँ कि आपको कंपेयर करके दिखाओ बिफोर आफ्टर वाला एक बीच में करके, और वो एक्चुअल में काफ़ी काम करता है। एग्जैक्टली। सो ये सब साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है कुछ, ठीक है। हुक करो, लाइक लोगों को पता करो कि वो कौन सा बड़ा सवाल है जिसके बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो सवाल को लाके उसको बेटर तरीके से फ्रेम करके थंबनेल पे लगा दो, तो बिकॉज देयर इज अ डिमांड, वो जो हुक तुमने डाल दिया वो काम आएगा उस चीज़ का। तो ये सारी कुछ है, ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। कलर के साथ खेल सकते हैं हम, कलर थियरी होता है। नहीं मज़ा आ रहा है, अगर और कुछ है टिप्स तो बता दो। हाँ, फोकस की बात होती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे थंबनेल में मैं हूँ, स्टोरी भी है, बट देन मैं स्टोरी से ज़्यादा दिख रहा हूँ, तो फोकस किस पे जाएगा? तुम्हारे पे, मेरे पे। अब स्टोरी में भी समझो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर एक थंबनेल बना रहा हूँ, उसमें हम बात कर रहे हैं कि कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेउ ह्यूमिलिएट हो गए इन इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें समझ लो कि जस्टिन ट्रूडेउ है और हम दिखा सकते हैं मोदी को, तो अब जस्टिन ट्रूडेउ तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं लेगा, तो मोदी भी आ रहा है, लेकिन मोदी को अगर हम दिखा रहे हैं और वो ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहे, तो फिर जस्टिन ट्रूडेउ के बेसिस पे मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे सिर्फ। लेकिन अगर मैं मोदी को भी क्लियरली दिखा रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडेउ को भी दिखा रहा हूँ, तो व्यूज़ मेरे बढ़ेंगे। अगर लेट्स से कोई और डिप्लोमैट होता तो उसका भी रोल होता, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूंगा साइड में। तो कौन कितना बड़ा दिखना चाहिए, किस पे कितना फोकस आना चाहिए, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन वो मेन कैरेक्टर को साइड रोल दे दिए, राइट। मेन कैरेक्टर सेंटर में होना चाहिए। जब एक मूवी का ट्रेलर भी उसका जो बैनर चलता है, तो उसमें मेन कैरेक्टर को साइड में नहीं डाल देते, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसको रखते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव इन द सेंस कि मतलब फेमस जो लेके आएगा, टिकट्स भी जो टिकट्स बिकाएगा, हाँ, वैसा है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्लेसमेंट किधर है। वेरी नाइस। में काफी एक छोटा सा मिनी कोर्स हो गया थंबनेल के ऊपर। और भी कोई पॉइंट रहेंगे, और कुछ बचा है? और अभी मैं अभी तुमसे जानना चाहूंगा because you are making course, like you are making, you're formalizing everything, right, the education of this, right. क्या है तो मैक्सिमम भी जानना है। यही कई बार ना तुम्हारी थियरी, तुमने हर चीज बोल दी, उसको हम लोग और कर सकते हैं। जैसे फोकस करने के लिए आप एरोज का यूज कर सकते हो ना, कई सारे थंबनेल्स में लोग एरो करके दिखाते हैं। इमोशंस तुमने बताया, वो सही है, इमोशंस जितना ज्यादा इमोशंस रहता है वो होता है। स्टोरी टेलिंग होती है, वही बिफोर आफ्टर में भी तुम स्टोरी टेलिंग करते हो। यही सब चीजें मैक्सिमम टाइम यही सब चीजें फंडामेंटल यही है। फिर टैक्टिकल लेवल पे तुम, हाँ, उसको 19 कौन सा एरो यूज करना है, कौन सा नहीं, डिजाइन कैसा एरोज यूज करना है, रेड कलर का यूज करो, वही पॉपी बनाओ, टेक्स्ट कैसा रखना है। फंडामेंटल लेवल पे तुमने मैक्सिमम सभी क्लियर कर दिया। सभी मेरे और कोई तो दिमाग में हिट हो रहा नहीं है, मैक्सिमम तुमने सच में अच्छा बता दिया। इट्स वेरी नाइस, रिवीजन हो गया। पैसा एक चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं उसको लाता हूँ जानबूझ के। अगेन मार्केटिंग, हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि लोगों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं भी खुद जानता हूँ कि मानना, हाँ, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, आपको सिखा रहे हैं और अच्छे से कि कैसे होना चाहिए। मेरे सबसे मार्केटिंग करके अगर आप लाके लोगों को कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहे हो तो इट्स ओके, यू आर यूजिंग मार्केटिंग फॉर गुड। और हमारा काम ये है कि हम अट्रैक्ट करके लोगों को अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं आपको। हाँ, सो पैसों से रिलेटेड जानना चाहूँगा भाई, आपका अभी क्या ओपिनियन चल रहा है, क्या क्या आप सोर्सेज रेवेन्यू या कुछ और शेयर करना चाहोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस? सो पहले जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो मेरा गोल ये था कि भाई मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक फैलाना चाहता हूँ, मैं लोगों को क्यूरियस बनाना चाहता हूँ, लोगों को फैसिनेटेड बनाना चाहता हूँ साइंस और दुनिया के बारे में, और उनकी लाइफ को एम्पावर करना चाहता हूँ, जैसे मेरी लाइफ हुई। तो वो टाइम पे ना, स्टार्टिंग इनिशियल डेज में पैसा मेरे लिए वॉज इन द बैक सीट 100%। मतलब जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तभी मुझे अभी भी याद है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था, लेकिन उसके भी 4-6 महीने बाद मैंने एड्स डालना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा फीलिंग ऐसा था कि यार लोगों को ऐड क्यों दिखाना, उनको तो कंटेंट दिखाना है, ऐड बाद में कमा लेंगे। और हमें तो वैसे भी, मतलब हम तो कॉल सेंटर वगैरह में काम किए थे, हमें तो कुछ ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स थे नहीं हमारे। तो वहाँ तक ना आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन द कॉन्टेंट, वेरी फोकस्ड ऑन द पर्पस, द मिशन।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि देखो अभी इस चीज़ को ना लाइक एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने सोचा कि साइंस, क्योंकि मैं और यूट्यूबर्स को देख रहा था जो लोग बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, ठीक है, और वो लोग ऐसे जॉनरा के थे जैसे कॉमेडी हो गया ये सब, जैसे उसकी एक निच्ड ऑडियंस नहीं होती। अब कॉमेडी हर कोई देख सकता है, राइट आर्ट्स वाला भी देख सकता है, कॉमर्स वाला भी देख सकता है, सो ऑन एंड सो समझ फोर्थ, रहा हूँ, wider जवान audience है। बुढ़ा आदमी औरत। बट साइंस में वो निच चीज़ें हो रही थी। तो फिर बाद में मैंने ये सोचा कि फैक्ट चैनल खोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि साइंस तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि सिर्फ साइंस वाले लोग ही देखते हैं, ठीक है, या जिसको साइंस में इंटरेस्ट है। बट मोस्ट ऑफ दी लोग साइंस के कंटेंट के लिए थोड़े से अनरिसेप्टिव थे। वो ऑटोमेटिकली वो बैरियर आ जाता था जब वो चैनल का नाम पढ़ते थे, गेट सेट फ्लाई साइंस, अरे भाई कोई साइंस पढ़ाई का चैनल होगा। बट ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि फैक्ट अगर मैं चैनल बनाऊंगा ना, तो फैक्ट को देखने से पहले कोई नहीं सोचता कि भाई मैं साइंस का हूं, मैं कॉमर्स का हूं। फैक्ट हर कोई लाइक इट इज, पीपल आर मोर रिसेप्टिव व्हेन दे हियर फैक्ट वर्सेस साइंस। तो इस वजह से मैंने फैक्ट चैनल खोला, मेरे ही वो साइंस के पर्पस को मीट करने के लिए कि लोग मुझे फैक्ट के जरिए जाने, फैक्ट वीडियोस के जरिए, और उसके बाद वो इंटरेस्टेड हो जाए मेरे साइंस के वीडियो में। बट देन वहां वो चीज़ करने के लिए ना मुझे टीम को थोड़ा बढ़ाना पड़ गया, तो मैं उसको कमर्शलाइज करने लग गया। मतलब इन अ वे कि मैं एक टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो टाइम पे आई थिंक जब भी फैक्ट हमारा चला था, हमारी 7 से 8 जन की टीम बन गई थी। 8 जन तक तो हम पहुंच गए थे, क्योंकि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी यूट्यूब में रहती है, तो एडिटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। मैं खुद भी काम करता था वो टाइम पे, लाइक इन द ऑपरेशंस। फिर क्या हो गया, लोगों की सैलरीज आ गई, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, उनका ग्रोथ आ गया, ठीक है, उनके इंसेंटिव्स आ गए। तो मेरा माइंडसेट काइंड ऑफ शिफ्ट हो गया और मैं ज़्यादा कंपनी फोकस्ड हो गया। ये वही दौर था जब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो रहा था इनटू कंपनी वर्क। तो मुझे ऐसा था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सीखते हैं, बिकॉज आई एम वेरी एडवेंचरस। तो मुझे ये था कि चलो मैनेजमेंट सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, कंपनी कैसे खड़ा करते हैं, ये सब सीखते हैं। तो आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस। मैं एक एक चीज़ पहले मैनेजमेंट हो गया, एक एक सिस्टम सेट किया, एक एक प्रोसेस बनाए, SOPs बनाए, ट्राई किया, टेस्ट किया, लोगों को ट्रेन किया, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स बनाए। तो वो एक बहुत ही अच्छा फेज था। लेकिन कहीं ना कहीं उस फेज के दौरान मेरा फोकस ना फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि भाई आटे दाल का भाव क्या होता है। इसके पहले मैं घर पे रह रहा हूँ, भाई मेरे अकेले का है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, पैसा किसी दिन कम आए ज़्यादा आए क्या फ़र्क पड़ता है, राइट, मज़ा तो मिल रहा है। लेकिन जब आप कंपनी खोलते हो तब आपका वो थोड़ा बोलते हैं ना बनिया माइंडसेट बन जाता है, राइट, कैलकुलेटिव करना पड़ता है, लोग करना पड़ता है, कैलकुलेटिव माइंड, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ये लोग आपके लिए इतने लॉयल है, जो आपके टीम मेंबर्स है, इनके ग्रोथ के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, और टीम को आगे बढ़ाना है। एंड देन यू ऑल्सो हैव दीज विजन्स ऑफ लाइक बिग स्टार्टअप्स जो लाइक स्केल कर रहे हैं। तो आपको भी मालूम भाई कभी ना कभी ये पैसे इन्वेस्टमेंट में यूज होंगे आगे। तो वहां से क्या शिफ्ट आया और मैं बहुत ज्यादा फोकस करने लग गया एक्सपेंशन पर। तो मेरे अंदर का कह सकते हैं कि वो टाइम का जो जज्बा, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप ये सारा, तो मैं स्केलेबिलिटी के पीछे लग गया। अब वो टाइम पे मेरे गोल्स बहुत ही ज्यादा फाइनेंस फिगर फोकस्ड हो गए, फाइनेंस के बेसिस पे फिगर फोकस्ड कि इतने फिगर तक पहुंचना है। एंड देन हमने हमारे प्राइम टाइम में बहुत एक हाई लेवल तक स्केल भी किया था, ठीक है। वो टाइम पे जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, वी वर डूइंग 60 ब्रांड्स इन 1 मंथ इन हाउस। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन हाउस 60 ब्रांडेड कंटेंट हम बनाते थे, 60 प्लस भी जाता था। और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अलग डील्स, 75-80 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के डील्स, ठीक है। तो ये वो टाइम पे हमारा था। लेकिन ग्रेजुअली मैं ये चीज़ समझा कि यार ऐसे करके तो हम अपनी ऑडियंस को बर्न आउट कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नीचे ना कमेंट्स में अभी भी पुराने वीडियोस देखोगे उसमें नीचे है कि सब चीज़ बदल जाएगी बट एक चीज़ नहीं बदलेगी, स्पॉन्सर्स इन गौरव सर्स वीडियो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्पॉन्सर्स, ठीक है, अलग अलग मतलब क्रिएटिव तरीके से लोग ये लिखते थे, जिससे कि मुझे मालूम पड़ रहा था कि लोगों को समझ में आ रहा है कि बंदा तो सिर्फ स्पॉन्सर के लिए काम करता है, जिस दिन स्पॉन्सर नहीं है तो उस दिन वीडियो ही ना बनाइए, वैसा है। तो वो फेज ऐसा था। लेकिन वो फेज में ना मैंने एक चीज़ ये समझा कि मुझे ऐसा लगा कि मे बी लाइक वो जो फिगर है वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ खुशी देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ खुशी देगा कि यहां तक मैं पहुंच गया तो खुशी देगा। पहुंचने के बाद काइंड ऑफ वो कहते हैं ना कि वो एम्प्टीनेस जैसा कि अच्छा ये अभी क्या, अब क्या,
और स्पेशली जब आप अपने आप को इतना बर्नआउट कर लेते हो वो अचीव करने के लिए, तब आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि आप काम के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज यू आर पुशिंग योर बेस्ट. तो आप वो टाइम ऐसा था कि हम 2:33 को भी मैं ऑफिस से बाहर निकलता था. ठीक है, मुझे अभी भी याद है, अभी कल ही मैं 2:30 बजे निकला था बिकॉज एक शूट था. तो मैं वही बात कर रहा था कि भाई पुराने दिन याद आ गए. राइट कि हम आराम से सब फिनिश करके, क्योंकि इतने ब्रांड्स है, इतने वीडियोस है कि रात तक बैठ के, मेरे टीम मेंबर्स भी रहते थे कुछ जो रात तक बैठ के हम लोग काम करते थे. ओटीज वगैरह भी हम ऑब्वियसली प्रोवाइड करते थे वो टाइम पे. सो अब वो जो शिफ्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने क्वेश्चन किया अपने आप को. और वो टाइम पे मेरा फीलिंग क्या था, ये शिफ्ट आने से पहले फीलिंग ये था कि मैं सुबह उठते ही बहुत एक्साइटेड फील करता था कि चलो आज का दिन शुरू करते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे. और रात को घर आते समय मैं हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चन करता था, ये सब का पर्पस क्या है, ये सब का मीनिंग क्या है. थका हुआ, लेथार्जिक, हारा हुआ ऐसा मैं फील करता था. सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, कॉन्ट्रास्ट, और ये वापस से लूप, बार बार ये चीज आ रहा है. तो मैं अपने आप को एक क्वेश्चन बताता था कि भाई इसका मतलब क्या है, वाई एम आई फीलिंग सो डिफरेंट. ऊपर मतलब सुबह मैं कुछ और फील कर रहा हूं, शाम को मैं कुछ और. तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई कि शायद ये मनी पे फोकस करना, फाइनेंस पे फोकस करना, दिस इज नॉट समथिंग दैट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी. ये तो इसीलिए कर रहा है बिकॉज यू आर प्रोबेबली हियरिंग और कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ कंटेंट जो ये बता रहे हैं कि आपको तो बिलियनर बनना है, आपको तो मिलियनर बनना है, उससे नीचे आप कुछ नहीं बने तो आपकी तो जिंदगी व्यर्थ है. राइट तो जो बहुत सारे मे बी क्रिएटर्स है या गुरुज है, अब वो इन गुड इंटेंशन बोलते रहेंगे कि ताकि इंसान मोटिवेट हो जाए, लेकिन उस चीज का मेरे पे एक नेगेटिव असर पड़ रहा था कि मैं वो ऐसे सोच रहा था कि भाई अगर मैं इतना फिगर नहीं कमा रहा हूं इतने साल यूट्यूब में रहने के बाद, तो मैं तो भाई कुछ नहीं बेवकूफ हूं. राइट तो वो उस डायरेक्शन में मेरा पूरा डायरेक्शन बदल चुका था. समझ रहा हूँ. और वो चीज मुझे खुश नहीं रख रही थी, क्योंकि जब मैं एक टाइम पे खुश हूं, एक टाइम पे खुश नहीं हूं, और मेरी पूरी जिंदगी बस एक बैंड वैगन, मतलब एक ही रूटीन में, मोनोटनी में, रैट रेस की तरह घूम रही है, तो फायदा क्या? आप वो तिजोरी में सारी चीजें भर के आप क्या करोगे? वो टाइम के बाद मैं ये चीज समझा कि आई थिंक मुझे कम काम करना चाहिए और मुझे फोकस करना चाहिए उन चीजों पे जो मुझे खुशी देता है और लॉन्ग टर्म में और ज्यादा खुशी देगा, जिससे कि मैं ऐसा बर्नट आउट फील नहीं करूं और जिससे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, जिससे कि मेरा ग्रोथ नेचुरल है. बिकॉज इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, देखो मैं ग्रो ही क्यों कर पाया, बिकॉज मेरा जो वेरी फर्स्ट डिसीजन था लाइफ का वो ही ऑनेस्ट था. वो डिसीजन ये था कि what is one quality that you have which is unique and which you absolutely love. तो मेरे में वो ये था कि साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड टीचिंग साइंस टू पीपल एंड मेकिंग अदर पीपल अंडरस्टैंड. सो आई वॉज ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ और इस वजह से आगे मुझे ग्रोथ मिला. राइट तो यहां पर अगर मैं एक ऐसा पाथ चुनता हूं जहां पे मैं अपने आप के साथ ऑनेस्ट हूं, तो वो पाथ पे मैं ज्यादा लंबा रेस चल सकता हूं एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इन दैट. तो वो एक शिफ्ट आया मेरे दिमाग में, और वो शिफ्ट के बाद मैं और ज़्यादा अपने कंटेंट पर फोकस करने लग गया. और मैंने फिर बाद में साइंस की कम्युनिटी बनाई. तो अभी भी हमारी साइंस की कम्युनिटी है, उसमें आई थिंक 11,000 मेंबर्स है, साइंटिफिक भारत करके. और मैंने सिर्फ एक ही बार प्रमोशन किया है उसका, एक इंटीग्रेटेड वीडियो में, और 12,000 लोग ज्वाइन कर लिए बोल के कि हमें भी चाहिए कि हम विज्ञान को भारत में फैलाएं. राइट तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा. तो मैं ज्यादा वो भी काम कर रहा हूँ, वो भी काम पे ध्यान दे रहा हूँ जो काम मेरे लिए, मेरे सोल को कह सकते हैं खुशी देता है. मैंने एक्चुअली पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ भाई, पूरी जर्नी आपकी समझ पा रहा हूँ. मेरे साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये चीज़ होती होगी और कई सारे लोगों के साथ भी चीज़ होती होगी. और ये इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक. हमें ऐसा लगता नहीं, जिसके पीछे पैसा अगर चाहिए ना उसके लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा. कई बार आपकी खुशियाँ, आपका टाइम, आपकी एनर्जी रहेगी. ये एक पैराडॉक्स ही है लाइफ का. मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब आपको ऑब्वियसली सैक्रिफाइसेस बहुत लेवल पे करने, और वो भी, उसमें भी आपको सैक्रिफाइस सिर्फ अपना टाइम और ये सबको करना है. ठीक है, टाइम हो गया, आपके जो दूसरे अच्छे, मतलब दूसरे लुक्रेटिव चॉइसेस है, जैसे मुझे पार्टी में जाना है फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स बुला रहे हैं मुझे घूमने जाना है, तो बस उसको सैक्रिफाइस करना है. बाकी अगर आपने डिसीजन सही लिया है तो आप उस जगह पे होगे जिस जगह पे आपको काम करने में मजा आता है, ठीक है, या मजा आ रहा है. मेरे हिसाब से वो डिसीजन लेना बहुत सही है, क्योंकि वो आपको ज्यादा पावर देता है टू स्टे कंसिस्टेंट.
अब यहां पे क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे ना मामला ना थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइफ से ज्यादा मे बी बोल सकते हो इंटरनल ईगो का या इंटरनल एम्बिशन का हो जाता है। देखो बहुत ज्यादा एम्बिशन भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। मेरे साथ बहुत ज्यादा एम्बिशन, हम देखते हैं ये सब सक्सेस स्टोरीज की, जैसे इलॉन मस्क, लाइक इतना पैसा है कि पहाड़ खड़े हो जाएंगे, ठीक है, अंबानी जी इतना पैसा है कि पहाड़ खड़े हो जाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे कंपनी स्टार्टअप के फाउंडर्स जो कि हमारे एज के हैं, लेकिन वो आए और सीधा $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दे। तो कहीं ना हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग जाता है। हमें ऐसा फील होता है कि हम वैसे क्यों नहीं है। अब बात यह है कि देखो हम दोनों ने ये एक्सेप्ट किया था कि हमारे सक्सेस में कहीं ना कहीं लक का रोल था कि नहीं? राइट। तो अगर हम कोशिश करेंगे वैसे बनने की तो हमारे ऑड्स क्या है? अब उस चक्कर में हमारे पास जो है उसको ही हैरान, मतलब उसको ही मतलब उसमें ही स्ट्रेस में डाल दे रहे उसको। समझ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लाइफ जो है इससे ज्यादा प्रीशियस और कोई चीज नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप बिलियनर बनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप सस्ते में खुश हो जाओ, आपको बनना है आप बनो, लेकिन अगर आप वो प्रोसेस में खुश हो तब जाके आप वो रास्ता चुनो। क्योंकि अगर आप वो प्रोसेस में खुश नहीं हो, देखो जो भी बिलियनर्स है मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में खुश थे, इसीलिए ज्यादा चांस था कि वो सक्सेसफुल बन जाएंगे। क्योंकि आप अगर प्रोसेस में खुश हो तो आप यू विल स्टिक अराउंड, इवन स्टिक अराउंड थ्रू द थिक्स एंड थिन्स। और वो इतना भी बुरा नहीं होगा। इतना भी बुरा नहीं होगा। हाँ, बुरा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही लाइफ में। हाँ, ये चीज तो है। देखो बट हम जब हम अपने चैनल के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा एक बहुत खट्टा मीठा रिलेशन है। कभी हमें बहुत मजा आता है, कभी हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी मन नहीं करता, कभी मन नहीं करता है, ठीक है। तो एक खट्टा मीठा रिलेशन इज गुड, बट स्टिल एट द बिगर पिक्चर वी आर डूइंग समथिंग दैट वी वांट टू एंड वी लव, कि हाँ, सच पे करना। इसीलिए अगेन वो पैशन वाली चीज आ जाती है कहीं ना कहीं। दैट इज द मीनिंग दैट यू गिव टू द लाइफ। सो दो चीजें, एक हो गया कि आपका मीनिंग, अभी जो मीनिंग है ना वो नॉट नेसेसरीली दैट इज इमोशनल इन नेचर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को कोई बोलेगा चल मैच खेलते हैं, तो मैं बोला चल चलते हैं। तो ये मुझे इमोशनली ये चीज़ पसंद है, मतलब आई फील एक्साइटेड, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा डोपामीन मिलता है ये गेम खेल के। लेकिन अगर मुझे कोई काम करना है जो मुझे करने में पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये अगर मैं कर लूंगा तो मेरी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी, तो वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि आपके लाइफ में एक हायर पर्पस आपको दे देती है। तो कोशिश ये करना होता है कि आपको वो काम भी पसंद है करना और वो आपके लाइफ में मीनिंग भी ऐड करे। राइट। तो अगर आपको ये दोनों चीज मिल गया ना, तो उससे क्या हो जाता है, आपके पास शॉर्ट रनिंग का स्प्रिंट करने का भी, शॉर्ट स्प्रिंट के लिए भी ताकत आ जाती है और लॉन्ग मैराथन के लिए भी ताकत आ जाती है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आई थिंक ये एक पीस ऑफ एडवाइस है जो आपको हमेशा अपने साथ लेके जाना चाहिए, चाहे आप पैसे कमाना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो। इट्स अ वेरी नाइस मेटाफॉर जो आपने दिया है, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द मनी। तो अगर मनी के चक्कर में आप कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे हो जो कि आपके लिए, जो आपके नेचर के ही अगेंस्ट है, और आपको, जैसे मेरे केस में था राइट, कि मुझे पर से फिगर्स का इतना कोई शौक नहीं है कि भाई इतना फिगर कमाना है, राइट। जैसे बहुत सारे लोग के लिए वो मोटिवेट करता होगा कि इतना फिगर चाहिए, राइट। मेरे लिए नहीं था, बट मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था वैसा बनने के लिए, समझ रहा हूँ। right? Just because you saw some videos. Just because I didn't saw some videos, I was surrounded by such videos, right? और वो तो मालूम है तुम्हें भी कि लाइक ये वीडियो का एक बहुत बड़ा वेव आया था बीच में, राइट, जिसमें बहुत सारे एड्स जैसे चलते थे कि I make like this many in 1 minute in 1 year and this is my last year 50 crores in last year revenue. तो कहने का मतलब ये कि वो सब देख के हर कोई ये सोचेगा ना कि भाई हम थोड़ी ना चने चबाते हैं, राइट। अब एक चीज में इसमें ये करना चाहूंगा ना, डिपेंड करते हैं, ये वीडियो कुछ लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं जो है ना एक्चुअली तुम ऐसा बैठे हुए, हाँ, जो लोग ऐसे कुछ नहीं कर रहे, एकदम वही अगेन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, वही बट तुम ऑलरेडी बहुत काम कर रहे थे, हाँ। और उसमें तुम्हारे को और मोटिवेशन मिल रहा है कि अभी ये भी कम है। तो एक तो होता है ना कि यार ये टिपिंग पॉइंट की, इसके ऊपर क्या ही करेगा इंसान। एग्जैक्टली। और वही मैंने भी कहा कि हो सकता है कि वो लोग अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं और ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए वो सही भी होगा, सही है, बट सबके लिए सही मेरे लिए भी वो सही होता, मे बी जब मैं अपने स्टार्टिंग करियर में होता, हाँ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि टू ईच देयर ओन,
बट अल्टीमेटली मनी इज नॉट द आंसर, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आप कुछ एक लिमिटेड अमाउंट भी कमाते हो जो कि जिससे आप एक कंफर्टेबल लिविंग जी सकते हो, बट देन यू आर इन्वॉल्व इन सच स्टफ एंड एक्टिविटीज जो आपको दूसरे तरीकों से आपके लाइफ को फुलफिल कर रहा है, यू वुड बी मच हैप्पियर एंड यू वुड नॉट इवन, मतलब आप वो कंसिडर भी नहीं करोगे कि मेरे को वो फिगर तक पहुंचना है, राइट? क्योंकि वहां तक पहुंच के आपके वो सारे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होने वाले. ये चीज़ मैंने वो टाइम पे रियलाइज़ किया था और उसके बाद से मेरे करियर का ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा चेंज हो गया. इसके पहले अभी जब भी लोग बोलते हैं कि भाई 6 चैनल ये चला रहा है वो चला रहा है, भाई ये सब तो 2.5-3 साल पहले की बात है. अगर मैं वही ट्रैजेक्टरी में कंटिन्यू किया होता तो शायद आज मैं और स्केल कर गया होता था, राइट? बट मेरा स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं, हाँ, मेरा स्केलेबिलिटी कम हो गया, बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी, राइट? मैंने ये चीज़ समझ लिया कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा स्केल नहीं करना. अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उन लोग के साथ पार्टनरशिप करूँ जो लोग के लिए ये चीज़ मीनिंगफुल है. सो देयर आर पीपल हु हैव बिग विजन्स ऑफ स्केलिंग और उनको शायद उससे थ्रिल मिलता है. अब फॉर एग्जाम्पल दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं यार. कोई इंसान है जिसको भाई एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप करके थ्रिल मिलता है, ठीक है? तो अच्छी बात है. अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो लाइक आई कैन पार्टनर विथ यू. मैं हेल्प कर सकता हूं आपको, राइट? वो करते हुए जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आपको मजा आ रहा है. सो यू ऑल्सो ग्रो एंड आई ऑल्सो ग्रो. कोलैबोरेशंस. तो वैसे टाइप के एक्टिविटीज. भाई आज सुबह में ना मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जब से ना मेरे दिमाग में ये जो तुम बोले ना जिस चीज़, वो सेम चीज़ मेरे दिमाग में चलती है यार. लेट्स जस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट आई रियली लाइक. आई एंजॉय बुक्स, इसलिए भी हम लोग बुक क्लब पे भी फोकस कर रहे हैं. बुक क्लब पे ही लाना है कि वो एसेंस, वो चीज़ जिसमें सच में मैं दिल से चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अपना चैनल चालू किया था. Yes. तो अभी वो ये रीफोकस अभी वापस से उस चीज़ और उसमें कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता, राइट? सो यू विल ऑलवेज, जैसे हमने बात की थी कि लाइक तुमने ये चीज़ सजेस्ट किया था कि लाइक एक पर्सन जब, मतलब वो उस चीज़ में जो अच्छा है, अपना लॉन्ग टर्म विजन को मत भूलो, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर बुक से स्टार्ट किया है, लॉन्ग टर्म विजन था ना कि ये, तो अगर यूट्यूब चेंज हो जाएगा तो यू विल नॉट चेंज योर लॉन्ग टर्म थीम, यू विल चेंज द टैक्टिक्स. तो पर्सन वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि वो लॉन्ग टर्म विजन को पकड़ के रखा है, और क्योंकि उसका नॉलेज उस डोमेन में बहुत स्ट्रांग होगा. He's passionate. Yes. एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक ये ना स्ट्रेस भी बहुत कम कर देता है लाइफ से. वरना हमारे पास ना ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, क्योंकि हम वी आर इन सच अ स्पीयर या इन सच अ डोमेन जहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटी है और इतने सारे सक्सेस स्टोरीज है, बहुत है कि इंसान ऐसा सोचता है कि भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ वैसा. तो ऐसे में ये चीज कितना लिबरेटिंग है कि भाई तू जिसमें अच्छा है, तेरे को जिसमें मजा आता है उस पे फोकस कर बस, और बाकी सारी चीजें अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, राइट? और कोई यही फाइनल मैसेज यही होगा आपका? एब्सोल्युटली. आई थिंक यही होना भी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं भी अपनी ज़िंदगी में ना अब ना, इसीलिए मैं कई सारी चीज़ें अब समझ पा रहा हूँ. लोग बोलते हैं ना, कई सारे ना बिलियनर्स या मेंटर्स लोग बोलते हैं अपने 20s में ना एक्सप्लोर करो. हाँ. एंड अपने फिर है ना 30s आते आते ना अपने आप को एकदम ऐसा वो कर लो, मतलब नैरो डाउन डू एंड फोकस ऑन ओनली फ्यू थिंग्स. और कई सारे सक्सेसफुल लोग यही बोलते हैं, जितना आप है ना फोकस अपना कम से कम से, और मैं भी आजकल अभी मेरा यही प्रोसेस चल रहा है. आई एम ट्राइंग टू ऐसा ना नैरो डाउन और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ में मैं लॉन्ग टर्म खेल सकता हूँ खुशी के साथ. और तो यही मेरा भी फाइनल मैसेज यही रहेगा. इट्स वेरी पावरफुल. और ये गेम खेलोगे तो पैसा अपने आप आते ही जाएगा, बाय प्रोडक्ट में बनते ही जाएगा. और यही चीज़ इनके साथ भी हुई थी, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं यही चीज़ हुई थी. मैंने पैसे पे फोकस नहीं किया था, सिर्फ ये वाले गेम पे फोकस किया था जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था, और ज़िंदगी ये पूरे प्रोसेस में निकलने वाली है. जीशान भाई का नाम आता है तो मुझे एक ही वर्ड याद आता है, वैल्यू. सो हम में बहुत सिमिलैरिटीज़ है. जैसे बुक्स वाला हो गया, और दूसरा वैल्यू. तो मैं इनफैक्ट मैंने भी बुक लिखी है. अच्छा. उसमें मैंने ये चीज़ के बारे में लिखा भी है. मैं बुक का नाम था कि 5 सक्सेस हैक्स टू बिकम अ मिलियनेयर. ओके. और मैंने वो समय में लिखा था जब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी. अच्छा. ओके. मैं लोगों को टिप्स दे रहा था, एडवाइस दे रहा था कैसे बनना है. अच्छा. ओके. या बट उसमें मैंने इस चीज़ पे फोकस किया था कि वैल्यू जो है, लाइक ऑलवेज ट्राई टू जनरेट वैल्यू, क्रिएट वैल्यू. आई थिंक हमारे रोल मॉडल्स भी काफ़ी सिमिलर रहे होंगे, क्योंकि हमने भी वेस्टर्न रोल मॉडल्स को देखकर वो टाइम पे जो बहुत सारे थे, टोनी रॉबिन्स हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो टाइम पे. तो कहीं ना कहीं वहाँ से थॉट आई, बट इट इज़ 100% एक्यूरेट. राइट. तो एट द एंड यही बोलूँगा, आप वैल्यू कम्स फर्स्ट. आप वैल्यू पे फोकस करो, अपने पैशन पे फोकस करो, काम करते रहो, एंड पक्का यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच गौरव भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत मज़ा आया. हम लोग आराम से, मैं सच बोल रहा हूँ ना, जितनी बार भी बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ
हम लोग और बहुत लंबा खींच सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटा हमारा लिमिट रहता है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है गौरव भाई से ज़रूर पूछना, कमेंट करके ज़रूर पूछना। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे वापस से तो ज़रूर बात करेंगे। और भाई एक और बुक ज़रूर लिखो, ताकि मैंने अभी एक और चीज़ चालू करने वाला हूँ। हम लोग सीकिन पे ऑथर्स को लेके आने वाले हैं, तो आप आना। चाहिए तो पुरानी बुक के बारे में बात कर सकते हैं, कोई नई बुक भी लिखोगे तो ज़रूर वो बुक के बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे, ऑल अबाउट वैल्यू। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।